हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेसो स्कूल। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आज के इस लेक्चर के साथ हम शुरुआत करने वाले हैं आपके चैप्टर के दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस टॉपिक में कई सारे सब टॉपिक्स हैं जिनमें हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे यूरोप के लोगों में नेशनलिज्म की भावना जागी, कैसे नेपोलियन का डिफीट हुआ और न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर आया, और किस तरीके से रेवोल्यूशनरीज आए। लेकिन इन सभी इवेंट्स के बारे में पढ़ने से पहले आप सभी का ये समझना जरूरी है कि आखिर मिड 18th सेंचुरी यूरोप दिखता कैसा था। मतलब कि उस समय यूरोप में टेरिटरीज किस तरीके से डिवाइडेड थी। इसीलिए हमारे आज के लेक्चर का नाम है मिड 18th सेंचुरी यूरोप। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देख लेते हैं इस लेक्चर के टॉपिक्स। जैसे मैंने आप सभी को बताया, हमारे इस लेक्चर का एक ही टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, जहां पर हम ये समझने वाले हैं कि आखिर मिड 18th सेंचुरी में यूरोप दिखता कैसा था। ये टॉपिक आपके चैप्टर में यहां से लेकर यहां तक दिया गया है। तो शुरू करते हैं और समझ लेते हैं मिड 18th सेंचुरी यूरोप के बारे में। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इस समय मतलब कि मिड 18th सेंचुरी के टाइम में 1700s में यूरोप में नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। तब उस समय यहाँ पर कोई भी देश नहीं हुआ करते थे, नेशन स्टेट्स नहीं हुआ करती थी। मतलब यहाँ पर ऐसे कोई भी स्टेट्स नहीं थे जहाँ पे लोगों के बीच में कोई कॉमन आइडेंटिटीज थी, उनके अंदर नेशनल आइडेंटिटी की भावना थी, या फिर उनकी खुद की कोई सरकार थी। ठीक है, उस समय एम्पायर्स हुआ करते थे, किंगडम्स हुआ करते थे, लेकिन नेशन स्टेट्स एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज के समय में जो आप जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड जैसे देशों को जानते हैं, उस समय मतलब मिड 18th सेंचुरी के टाइम में ये सभी देश एग्जिस्ट भी नहीं करते थे। इनफैक्ट उस समय ये सभी आज के देश डिवाइडेड थे किंगडम्स में, डचीज में और कैंटन्स में, जिनके खुद के रूलर्स हुआ करते थे और खुद की ऑटोनॉमस टेरिटरीज हुआ करती थी। ऑटोनॉमस टेरिटरीज का मतलब होता है इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। अब आप सभी सोच रहे होंगे कि मैम किंगडम्स, डचीज और कैंटन्स का मतलब क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं। किंगडम्स किसको कहते हैं? राज्यों को कहते हैं। किंगडम्स का मतलब होता था बड़ी टेरिटरी जिसमें एक किंग होता था या एक क्वीन होती थी, जिनके पास सारी की सारी पावर होती थी। मतलब कि टेरिटरी की पावर्स जो थी वो सेंट्रलाइज्ड हुआ करती थी। यहाँ पे जो टेरिटरी की बाउंड्रीज होती थी या फिर जो टेरिटरी होती थी वो फिक्स्ड होती थी, और इस टेरिटरी के अंदर के जो लोग हुआ करते थे उनकी ज्यादातर सिमिलर आइडेंटिटीज हुआ करती थी। किंगडम्स एम्पायर्स का भी हिस्सा हुआ करते थे क्योंकि ये एम्पायर्स से छोटे थे। उसके बाद आते हैं डचीज पर। डचीज क्या थी? डचीज को सबसे पहले रूल कौन करते थे? ड्यूक्स या फिर डचेस। ड्यूक्स और डचेस रैंक में छोटे होते थे, रैंक में नीचे होते थे किंग से और क्वीन से। ऐसा क्यों? क्योंकि डचीज हिस्सा होती थी या तो किसी ना किसी किंगडम्स का या फिर एम्पायर्स का, और इसीलिए डचीज जो है ये क्या होती थी? सेमी इंडिपेंडेंट टेरिटरीज। मतलब ऐसी टेरिटरीज जो कि आधी इंडिपेंडेंट थी और आधी नहीं। क्यों नहीं थी इंडिपेंडेंट आधी? क्योंकि ये किसी किंगडम का हिस्सा हुआ करती थी या एम्पायर का, और आधी ये इसीलिए इंडिपेंडेंट थी क्योंकि इनकी खुद की टेरिटरी थी, ऑटोनॉमस टेरिटरी थी। लेकिन उस टेरिटरी के अंदर भी जो लोग होते थे उनकी भी ज्यादातर सिमिलर आइडेंटिटीज ही हुआ करती थी। तो आप ये समझ सकते हैं कि एम्पायर के अंदर किंगडम्स थे और किंगडम्स के अंदर डचीज आते थे। अब बात करते हैं कैंटन्स की। कैंटन्स किंगडम्स और डचीज दोनों से ही डिफरेंट थे। कैंटन्स क्या थे? ये थे हमारे सब डिविजन्स टेरिटरीज के। मतलब जब एक टेरिटरीज को डिफरेंट छोटे छोटे डिविजन्स में बांट दिया जाता था तो उन्हें हम कैंटन्स कहते थे। कैंटन्स में लोगों की खुद की अपनी गवर्नमेंट होती थी, खुद के रूल्स होते थे, ठीक है, और खुद की ऑटोनॉमस टेरिटरी होती थी। और कैंटन्स में भी ज्यादातर जो लोग रहते थे उनके बीच में सिमिलर आइडेंटिटीज होती थी, जैसे कि सेम भाषा का होना या फिर सेम कल्चर का होना। फॉर एग्जाम्पल स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड उस समय बहुत ज्यादा कैंटन्स में डिवाइडेड था। वहीं पे अगर हम बात करें जर्मनी और इटली की, तो ये दोनों देश उस समय किंगडम्स और डचीज में ज्यादातर डिवाइडेड थे।
ठीक है, लेकिन यहाँ पर कॉमन क्या था कि इन सभी टेरिटरीज में लोगों की जो आइडेंटिटीज होती थी वो सिमिलर होती थी, कॉमन होती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जर्मनी की बात करूं तो उस समय जर्मनी कई सारे किंगडम्स और डचीज में डिवाइडेड था, कई सारी टेरिटरीज थी, लेकिन उन सभी टेरिटरीज में लोग जर्मन भाषा बोलते थे, तो यहाँ पे ये सिमिलर लैंग्वेज का यूज करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जितनी भी टेरिटरीज थी, चाहे वो किंगडम्स में हो, डचीज में हो या कैंटन्स में डिवाइडेड हो, उनकी आइडेंटिटी, लोगों की आइडेंटिटी ज्यादातर सिमिलर हुआ करती थी। अब ये तो बात हो गई हमारे वेस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की। अब आ जाते हैं ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप के बाकी के हिस्सों में। अगर हम बात करें ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप के बाकी के हिस्सों की, तो यहाँ पर केस थोड़ा डिफरेंट था। यहाँ पर एम्पायर्स हुआ करते थे। एम्पायर्स किंगडम से भी बड़े होते हैं, हमने पहले भी एम्पायर्स के बारे में पढ़ा है। इनकी टेरिटरीज बहुत ज्यादा बड़ी होती है, लार्ज होती हैं और फिक्स्ड बाउंड्रीज एम्पायर्स की नहीं होती है। राजा जो भी टेरिटरी जीत जाता है, कहीं पर भी जहां वो टेरिटरी जीतता है, वो टेरिटरी उसके एम्पायर का हिस्सा बन जाती है। तो ईस्टर्न यूरोप में स्पेशली और सेंट्रल यूरोप के कुछ हिस्सों में बड़े बड़े एम्पायर्स एग्जिस्ट करते थे, और क्योंकि ये बड़े बड़े एम्पायर्स थे तो यहाँ पर एम्परर हुआ करते थे और उनके पास एब्सोल्यूट पावर हुआ करती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी। ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज का मतलब क्या है कि एक राजा था जिसके पास सारी की सारी पावर्स थी, पावर्स सभी की सभी वहां पे सेंट्रलाइज थी, वही डिसीजंस लिया करते थे। और क्योंकि ये एम्पायर्स थे, इनके अंदर कई सारी डिफरेंट टेरिटरीज हुआ करती थी, इसी वजह से इन टेरिटरीज में डाइवर्स लोग रहा करते थे, मतलब अलग अलग आइडेंटिटीज के लोग रहते थे, जिसके वजह से यहाँ पर किसी भी एम्पायर में जो लोग होते थे उनमें कोई भी कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग नहीं होती थी, कॉमन कल्चर की फीलिंग नहीं होती थी। उनको ऐसा नहीं लगता था कि ये हमारे अपने लोग हैं। क्यों? क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं था उनके बीच में। अब कोई एक राजा है, ठीक है, मान लीजिए उन्होंने यहाँ पर किसी टेरिटरी को जीता और अपने एम्पायर का हिस्सा बनाया। अब वो इस टेरिटरी को भी जीत जाते हैं। अब यहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनके बीच में कोई कॉमन कल्चर नहीं है, जिसके वजह से उनके अंदर ये फीलिंग ही नहीं आती थी कि हम सब एक हैं। और इसी रीजन के वजह से यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी हो जाती थी किसी भी एम्पायर के अंदर कि लोग खुद को देखते ही नहीं थे एक दूसरे के साथ। वो देखते ही नहीं थे कि हमारी कोई कलेक्टिव आइडेंटिटी है या फिर हमारा कोई कॉमन कल्चर है जिसके वजह से हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा इन देशों के टेरिटरीज में नहीं था क्योंकि यहाँ पर आइडेंटिटीज कॉमन थी। अब यहाँ ये जो बात लिखी गई है कि एम्पायर्स में काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, इसको प्रूफ करने के लिए आपके चैप्टर में एक एग्जाम्पल दिया गया है, और वो एग्जाम्पल है हैब्सबर्ग एम्पायर का, जो कि रूल करता था ऑस्ट्रिया हंगरी के ऊपर। और ये एक पैचवर्क था डिफरेंट रीजन्स का और लोगों का। पैचवर्क का मतलब क्या होता है, इसको आप समझ सकते हैं कि ये एक मिश्रण था, एक मिक्सचर था अलग अलग लोगों का, अलग अलग रीजन्स का। क्योंकि डिफरेंट टेरिटरीज एक ही एम्पायर का हिस्सा थी, इसलिए अलग अलग टेरिटरी के लोग एक ही एम्पायर का हिस्सा थे। इसी वजह से ये एक पैचवर्क बन चुका था, एक मिश्रण बन चुका था डिफरेंट रीजन्स का और लोगों का। यहाँ पर अगर आप इस मैप को देखें जो मैंने आप सभी के लिए लगाया है, तो यहाँ पर डिफरेंट एम्पायर्स दिखाए गए हैं, जिनमें से एक हैब्सबर्ग एम्पायर भी है जो कि यहाँ पर ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी डिफरेंट टेरिटरीज जो थी वो इस एम्पायर का हिस्सा थी, जिसके वजह से ये एक पैचवर्क बन चुका था डिफरेंट रीजन्स का और डिफरेंट लोगों का। अब कौन से डिफरेंट लोग यहाँ पर रहते थे, कैसे यहाँ पे डाइवर्सिटीज थी, चलिए ये समझ लेते हैं। इस पूरे एम्पायर में लैंग्वेज के बेसिस पे काफी ज्यादा डाइवर्सिटी थी, लोग अलग अलग भाषा बोलते थे, साथ ही साथ यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स भी फॉर्म हो गए थे। तो चलिए सबसे पहले हम लैंग्वेज के बेसिस पे जो डाइवर्सिटीज थी उन्हें समझ लेते हैं। अब इस एम्पायर का जो एल्पाइन रीजन था, मतलब कि टायरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटनलैंड, यहाँ पर जो एरिस्टोक्रेसी क्लास थी वो जर्मन भाषा बोलती थी। एरिस्टोक्रेसी क्लास कौन सी थी? जो कि अपर क्लास थी, जो अमीर लोग थे उनको एरिस्टोक्रेसी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एल्पाइन रीजन्स थे, यहाँ पे जो एरिस्टोक्रेसी थी वो जर्मन भाषा बोलती थी। वहीं पे जो बोहेमिया की एरिस्टोक्रेसी थी वो भी जर्मन भाषा बोलती थी। ठीक है, लेकिन
अगर आप आगे जाएं गलेशिया में तो इस रीजन में एरिस्टोक्रेसी पोलिश भाषा बोलती थी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एरिस्टोक्रेसी यहाँ पर अलग भाषा बोल रही है, लेकिन इन रीजन्स में एरिस्टोक्रेसी डिफरेंट भाषा बोल रही है। इसके बाद अगर हम जाएं हंगरी के रीजन में, तो हंगरी के रीजन में यहाँ पे आधी पॉपुलेशन magyआर भाषा बोलती थी, वहीं पे बाकी की आधी पॉपुलेशन यहाँ पे डिफरेंट डायलेक्ट्स का यूज करती थी। डायलेक्ट्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग बोली को बोलना, ठीक है, डिफरेंट बोलियां, उसको हम डायलेक्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 4 डिफरेंट रीजन्स हैं और अलग अलग भाषाएं यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी बोलती है। कुछ जगहों पर एरिस्टोक्रेसी जर्मन बोल रही है, कुछ जगहों पे पॉलिश बोल रही है और वहीं पे कुछ जगहों पर magyआर बोल रही है। अब क्योंकि यहाँ पे एरिस्टोक्रेसी डोमिनेंट क्लास थी पूरे ही एम्पायर में, पूरे ही यूरोप में, इसीलिए ये तीनों भाषाएं जर्मन, पॉलिश और magyआर, ये तीनों ही लैंग्वेजेस इस पूरे एम्पायर की डोमिनेंट लैंग्वेजेस भी थी, क्योंकि एरिस्टोक्रेसी ये भाषाओं का यूज करती थी। लेकिन डाइवर्सिटी आप यहाँ पे कैसे देख सकते हैं कि एरिस्टोक्रेसी क्लास एक है, लेकिन हर रीजन में एरिस्टोक्रेसी अलग अलग भाषा का यूज करती थी। और सिर्फ ये 3 भाषाएं नहीं थी, इनके अलावा एक और भाषा यहाँ पे बोली जाती थी जो थी इटालियन। और इटालियन भाषा कहाँ बोली जाती थी? लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रोविंसेस में। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये जो येलो रीजन है, जो ब्राइट येलो रीजन है, यहाँ पर इटालियन भाषा का यूज किया जाता था। तो कई सारी लैंग्वेजेस इस पूरे एम्पायर में अलग अलग रीजन्स में लोग बोलते थे। अब लैंग्वेज के अलावा भी जैसे मैंने आपको बताया कि अलग अलग छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स भी इस एम्पायर में एग्जिस्ट करते थे और ये एथनिक ग्रुप्स की अलग आइडेंटिटीज होती थी, अलग भाषा होती थी, अलग लोकल आइडेंटिटीज होती थी, पहचान होती थी। और ये जो छोटे छोटे एथनिक ग्रुप्स थे ये बने थे पेजेंट पीपल्स के, मतलब जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके अलग अलग एथनिक ग्रुप थे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ में जो पेजेंट थे वो ज्यादातर बोहेमियंस और स्लोवाक्स थे, वहीं पे कैरेनियोला में जो पेजेंट्स थे वो स्लोवेनियंस थे, वहीं पे साउथ की तरफ हम जाएं तो पेजेंट्स क्रोट्स थे, और उसके बाद अगर हम ईस्ट इन ट्रांसल्वेनिया में जाएं तो यहाँ पर जो पेजेंट लोग थे वो रोमांस थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी पेजेंट हैं, सभी फार्मर्स हैं, सभी किसान हैं, लेकिन सभी के एथनिक ग्रुप्स एक दूसरे से काफी ज्यादा डिफरेंट है। कुछ पेजेंट्स बोहेमियंस हैं, कुछ स्लोवाक्स हैं, कुछ स्लोवेन्स हैं, कुछ क्रोट्स हैं तो कुछ रोमांस हैं। तो यहाँ पर पेजेंट्स भी डिवाइडेड हैं डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स में, और इसी तरीके से इस पूरे एम्पायर में काफी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, काफी ज्यादा डाइवर्स लोग यहाँ पर रहते थे, जिसके वजह से इसे एक पैचवर्क बोला गया। और ये सिर्फ हैब्सबर्ग एम्पायर की बात नहीं है, बाकी भी जो भी एम्पायर थे वहां पर भी इसी तरीके की डाइवर्सिटी देखी जा सकती थी। और इन्हीं डाइवर्सिटीज के वजह से, डिफरेंसेस के वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था इन लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी को जगाना। पॉलिटिकल यूनिटी का मतलब क्या है? अब जैसे ये एक एम्पायर है, इस एम्पायर में कई सारे लोग रहते हैं, कई सारे डिफरेंट ग्रुप्स के लोग रहते हैं, कल्चर के लोग रहते हैं। अब जब ये सभी लोग मिलकर एक सरकार बनाते, एक देश बनाते, एक स्टेट बनाते, तो उसी को हम पॉलिटिकल यूनिटी बोलते। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा डाइवर्सिटीज थी, इतने ज्यादा डिफरेंसेस थे कि पॉलिटिकल यूनिटी को प्रमोट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इन सभी लोगों के बीच में कुछ कॉमन नहीं था। सिर्फ एक ही पॉइंट, एक ही फैक्टर था जो इस एम्पायर के सभी लोगों के बीच में कॉमन था, और वो क्या था कि इनका एक कॉमन एलिजियंस था अपने एम्परर के तरफ, मतलब कि इनका लॉयल्टी था अपने एम्परर के तरफ। इन सभी लोगों की एक लॉयल्टी थी अपने एम्परर के तरफ, इन सभी का एक ही राजा था, और सिर्फ वही एक कॉमन फैक्टर था जिसके वजह से ये सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बंधे हुए थे। लेकिन उसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं था इन सभी लोगों के बीच में, जिसके वजह से नेशनलिज्म की भावना को यहाँ पर पैदा करना इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट सवाल ये आता है कि अगर इतने डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते थे इन एम्पायर्स में, और अगर इतने ज्यादा लोग एक दूसरे से दूर थे, इतने ज्यादा डिवाइडेड थे, तो आखिर वो कौन से लोग थे जिनमें नेशनलिज्म की भावना राइज हुई, और कैसे नेशन स्टेट का आइडिया फिर इमर्ज हुआ यूरोप में? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है,
और इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे हमारे आने वाले लेक्चर्स में। आज के इस लेक्चर में आपका बस इतना ही समझना जरूरी है कि मिड 18th सेंचुरी यूरोप में काफी ज्यादा लोग जो थे वो एक दूसरे से दूर थे, उनके बीच में काफी डिफरेंसेस थे। टेरिटरीज जो थी वो एम्पायर्स में, किंगडम्स में डिवाइडेड थी। लोगों के बीच में कोई भी कॉमन आइडेंटिटीज उस समय एग्जिस्ट नहीं करती थी और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर था और वो था अपने राजा के तरफ उनकी लॉयल्टी। ये टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस वैसे नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैब्सबर्ग एम्पायर जो था वो किस रीजन पर रूल करता था, या फिर इस एम्पायर का नाम आपसे पूछा जा सकता है 1 मार्क क्वेश्चन में। लेकिन बड़े क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारे लिए जरूरी है क्योंकि हमारे लिए ये समझना जरूरी है कि आखिर नेशनलिज्म के आने से पहले यूरोप था कैसा, क्या बैकग्राउंड था यूरोप का। इसीलिए इस टॉपिक को पढ़ना हमारे लिए जरूरी था। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक, जिसका नाम था द मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यहीं पर खत्म होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब आप सभी को समझ आ गया होगा कि 1700s के टाइम में यूरोप का मैप दिखता कैसा था। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं मिलूंगी आपसे अगले लेक्चर में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू।